जय हिंद बच्चों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में मैंने आपको यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जर्मनी और ब्रिटेन के बारे में बताया था और मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि आज हम विजुअलाइजिंग द नेशन शुरू करने वाले हैं और इंपीरियलिज्म करके आज आपका ये नेशनलिज्म इन यूरोप वाला चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आप सबको देना चाहती हूँ। बच्चों, जैसे कि आप सबके एग्जाम्स पास आने वाले हैं तो आपको बहुत सारे डाउट्स भी होंगे। तो अनअकैडमी अपना एक नया फीचर लेके आया है जिसका नाम है अनअकैडमी आस्क अ डाउट। आप क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के अपने कोई भी डाउट्स इस ऐप पे पूछ सकते हैं। आप किसी भी टाइम पे अनअकैडमी आस्क अ डाउट पे कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हैं। आपको हाई क्वालिटी सॉल्यूशंस मिलेंगे और आपको इसके लिए कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। अब आपको ये सोचेंगे आप कि इस एप्लीकेशन को आपको यूज कैसे करना है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसके बाद आस्क अ डाउट पे क्लिक करना है। आपको अपने डाउट का फोटो या स्क्रीनशॉट जो भी आप शेयर करना चाहें आप वो शेयर करें और अपना वो पिक्चर आप पोस्ट कर दें। आपको अपना क्वेश्चन क्रॉप करना है, सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना है, जिस भी सब्जेक्ट का वो क्वेश्चन है। उसके बाद थोड़ी ही देर बाद आपको हाई क्वालिटी सॉल्यूशन मिल जाएगा, हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। जब आप ये अनअकैडमी का ऐप यूज करेंगे तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपको एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन की इमेज भेजनी है। ये नहीं कि आप एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन भेजते हैं। इमेज जो है आपकी क्वेश्चन की वो ब्लर नहीं होनी चाहिए या हैंड रिटन फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप अनअकैडमी पे न्यू यूजर हैं तो आप इस रेफरल कोड को यूज करके, जो कि AC लाइव है, फ्री क्लासेस और फ्री टेस्ट सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अनअकैडमी पे न्यू यूजर हैं तो आप इस रेफरल कोड को यूज करके 10% ऑफ भी ले सकते हैं। रेफरल कोड है AC लाइव। तो विजुअलाइजिंग द नेशन, जैसे कि मैंने आपको सेकंड चैप्टर पहले ही पढ़ा दिया है इस हिस्ट्री का, तो उसमें मैंने आपको भारत माता के बारे में बताया था। अब सेम भारत माता वाली फीलिंग ना ये भी लाएंगे। कौन लाएंगे? तो जब जर्मनी में रिवोल्ट होगा, रिवॉल्यूशन आएगा, तब जर्मनी वाले लाएंगे और फ्रांस वाले लाएंगे। मेन तो आपके इसी चैप्टर में इन्हीं दो चीजों के और जगहों की बातें हुई हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या होता है। सबसे पहले जो ये लोग जरूरी है इनका पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? अगर मैं आपसे इन जनरल पूछूं तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? एक ये पोएटिक डिवाइस भी है, इंग्लिश में यूज होता है पर्सोनिफिकेशन। किसी भी नॉन लिविंग थिंग को आप लिविंग प्रिटेंड करना शुरू कर दो। जैसे कि एक लाइन है, द सन स्माइल्ड। सन तो नॉन लिविंग थिंग है, सन थोड़ी ना रो रहा है, हंस रहा है, खाना खा रहा है, नहीं कर सकता वो। लेकिन हमने बोल दिया द सन स्माइल्ड, मतलब कि एक इमेज बन गई कि हाँ सूरज मुस्कुरा रहा होगा और उसकी प्यारी सी किरणें बहती हुई आई। तो उसी तरीके से इन्होंने अपने नेशन को पर्सोनिफिकेशन बना दिया। नेशन को नेशन रखा ही नहीं, नेशन को जो है पर्सन मान लिया। नेशन वॉज कन्वर्टेड इनटू पर्सन एंड पर्सोनिफिकेशन। आफ्टर देन देखते हैं क्या होता है, एलेगोरी। अब ये एलेगोरी, ये जो टर्म है इसका मतलब क्या है? एलेगोरी इज अ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग विच क्रिएट्स अ रिलेशन बिटवीन थॉट्स एंड थिंकिंग प्रोसेस। एलेगोरी देखो कैसे वो होगा, आपके ख्यालों में है, असलियत में वैसा कुछ है नहीं। जैसे कि और हम वही चीजें इमेजिन कर सकते हैं जो हमने कभी सोचा हो या देखा हो। तो एक इमेज बनाई गई जर्मेनिया की और यहाँ पे फ्रांस में बनाई जाएगी मैरेने की। तो इन इमेजेस की एलिगोरी कैसे बनाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो एक। जैसे कि इन्होंने ट्राई कलर का फ्लैग लिया हुआ है अपने हाथ में, रेड कैप पहनी हुई है, भारत माता ने मुकुट पहना हुआ था, साड़ी पहनी हुई व्हाइट कलर की, उन्होंने हाथ में अपने त्रिशूल लिया हुआ है और सबका क्या क्या अपना अलग अलग मीनिंग है सब चीज़ों का। कि त्रिशूल का ये मीनिंग है कि रेडीनेस टू फाइट। वैसे ही हम यहाँ पे भी देखेंगे कि क्या क्या है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखो, लिबर्टी जो वर्ड है ना, इसकी जनरेशन मतलब कि ये जनरेट ही हुआ है फ्रेंच से। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है कहाँ पे आपका? न्यूयॉर्क का, न्यूयॉर्क में है। वो गिफ्ट किया है फ्रांस ने USA को। ये बात शायद आपकी किताब में नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है लेकिन पता होनी चाहिए। तो लिबर्टी, फर्टिलिटी, इन सब की बातें करेंगे। संप्रभुता के बारे में
अब वो बात करेंगे कैसे कैसे 18th सेंचुरी के जो यहाँ पे लोग होते हैं रेनेसा एज के टाइम पीरियड वाले, वो सोचते हैं कि कैसे नया चेंज लाएं लोगों की सोच में और लोगों के विचारों में। तो फ्रांस में जो है मैरीन रोल प्ले करेंगी एज अ भारत माता, मतलब कि ये उनकी भारत माता है, एज अ प्रिटेंड कर लो आप सब। जैसे इनका वो भी था ना ला पेट्रीन और सिटी लियोन, कि सिटी को वो मानना है, फादरलैंड मानते थे फ्रांस वाले अपने आप को। फादरलैंड थी कोई थोड़ी, इनकी पितृभूमि थोड़ी थी, वो तो सिर्फ नेशनलिज्म का फीलिंग लाने के लिए था। अब मैरीन के कुछ फीचर्स देखते हैं। रेड कैप, ट्राई कलर, ये सब इनके फीचर्स थे, ये पहनते थे। और ये यूज किस जगह पे होती थी? मैरीनी का यूज होता था कॉइन्स पे और स्टैम्प से। मतलब कि जो जैसे हमारे नेहरू जी के और उन सब के स्टाम्प बनते हैं ना छोटे छोटे, आपने कभी लेटर देखा होगा ऐसे, तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टाम्प लगता है, उसमें कोई बना होता है, कभी गांधी जी, कभी नेहरू जी, कभी कोई सिंबल बना रहेगा, एम्बलम बना रहता है ऐसे करके। तो उसी तरीके के स्टैम्प्स बनाए गए किसके? मैरीन के नाम के, और कॉइन्स बनाए गए। और ये फ्रांस में बहुत ही ज्यादा प्रचलित हुए और इनको आगे बढ़ाते गए। किसके लिए? विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअल बना रहे ना नेशन का, इमेजिनरी चीजें हैं पर्सन बना के, और उसको रिलेट कर रहे हैं लोगों की रियल लाइफ से, ताकि उनके मन में नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो पैदा हो सके। अगर नेशनलिज्म की फीलिंग ही नहीं आएगी ना जब तक आपको, तो आप अपने देश के लिए कभी कोई काम नहीं करोगे, सिर्फ अपने लिए काम करते रहोगे। अब झंडा फहराते हो रिपब्लिक डे वाले दिन या 15 अगस्त वाले दिन, वो क्यों फहराते हो? इसलिए ना क्योंकि वो आपको फीलिंग देता है इंडिया में रहने की या इंडिपेंडेंस की। अब बात करते हैं जर्मेनिया की। तो जैसे कि इनके नाम में ही जर्मन है, और जर्मन प्लस या जर्मेनिया बना दो, तो ये तो याद रह जाएगा कि ये जर्मेनिया है। ये कहाँ की है? जर्मनी की है। अब जर्मेनिया को ना वो लोग ऐसे क्राउन पहनाया हुआ है जर्मेनिया को, उनके हाथ में तलवार दी हुई है, और ओक ट्रीज बनाए हुए हैं, ओक ट्री के ऐसे ऐसे करके क्राउन बनाया हुआ है ओक ट्री का। तो इन सब का भी ना कुछ कुछ सिंबल है कि ये सब क्यों किया है। तो क्राउन जो है ओक लीव्स का, वो रिप्रेजेंट करता है हीरोइज्म, कि हीरो वाली फीलिंग होगी, एकदम हीरो वाली एंट्री होगी, हीरोइज्म की भावना जागेगी सबके मन में, तो सब अपने लिए रिवोल्ट करेंगे और क्रांति के लिए आगे बढ़ेंगे। ब्रोकन चेन भी इनके फिगराइन में बनाया हुआ है। ब्रोकन चेन का बेटा सिंबल है, उसका मतलब यह है कि बीइंग फ्री। आप खुद ही देखो, अगर कोई जेल में कैद है, उसे भागना है, तो वो सबसे पहले अपनी हथकड़ियां तोड़ता है, तो वो ब्रोकन चेन ही तोड़ के भागेगा ना। देखा नहीं था गब्बर कैसे चेन तोड़ के भागा था? तो वही वाली वहां से रिलेट कर लो ब्रोकन चेन को मीनिंग है बीइंग फ्री। उसके बाद ऑलिव ब्रांच जो है, ऑलिव ना इनके यहाँ बहुत ही सैकर्ड लीव या पौधा माना जाता था। आप देख लो 2-3 जगहों पे तो ऑलिव लीव का आपका यूज ही हो जाएगा। अब ऑलिव ब्रांच जो है वो इस तलवार के चारों तरफ लिपटा हुआ है। अब इसका मीनिंग क्या होता है कि हम लड़ाई तब करेंगे, लेकिन अगर कोई पीस बना लेगा या शांति चाहेगा, तो हम शांति से भी उस चीज को सॉल्व या सॉर्ट आउट कर लेंगे। मतलब कि ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड मीन्स मेकिंग पीस। उसके बाद एक और है यहाँ पे राइजिंग सन भी दिखाया हुआ है। ये सब कौन है? पेंटर्स, आर्टिस्ट है। देखो मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है, मैं बस रफली बना के एक आइडिया दे रही हूँ। राइजिंग सन जो है ये आइडिया देता है बिगनिंग ऑफ न्यू एरा का। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ये सब इसीलिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है नेशनलिज्म की फीलिंग, क्योंकि जब तक हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट नहीं होगा, एक क्लियरिटी नहीं होगी, हम उस चीज़ के लिए कभी काम नहीं करते। जैसे कि आप सब पढ़ रहे हो, तो आप क्यों पढ़ रहे हो? आपको पता है ना मई में आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। अगर दोबारा से लॉकडाउन लग जाए और बोले कि आपके एग्जाम अब 2023 में हो गए, तो कौन पढ़ रहा है? कोई किताब नहीं उठाने वाला है। फिर चाहे फिर जर्मेनिया आ जाए, मैरीनिया आ जाए, या कुछ भी आ जाए धरती का, हम नहीं पढ़ने वाले। लेकिन आपके दिमाग में एक ये चीज़ आ गई कि मेरे पेपर आ रहे हैं, आपके दिमाग ने उस चीज़ के लिए रिलेट करना शुरू कर दिया कि एग्जाम्स आने वाले हैं तो मुझे पढ़ लेना चाहिए। इसीलिए ये राइजिंग सन
ये बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा, मतलब कि देखो जर्मनी का यूनिफिकेशन भी बताया था मैंने आपको लास्ट चैप्टर में, यूनिफिकेशन होगा जर्मनी का तो नए एरा की शुरुआत होगी ना। कितना सहा इन्होंने, जो ग्रीस थी वो भी कॉन्स्टेंटिनोपॉल के टाइम पे आज़ाद होती है, ट्रीटी होती है कॉन्स्टेंटिनोपॉल की, और ओटोमन एम्पायर के अंडर होती है कौन, ग्रीस। तो ऐसे ही सबकी अपनी थोड़ी थोड़ी कहानियाँ है, फोकलोर है, गाने हैं, नेशनलिज्म की फीलिंग्स है, ये सब है आपका विजुअलाइजिंग द नेशन के अंडर। इससे आपका 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है। ये जो क्राउन है, ब्रोकन चेन है, ऑलिव ब्रांच है या राइजिंग सन है, इनको दे देगा, या तो मैच द फॉलोइंग में पूछ लेगा, या एक वर्ड वालों में, 1 वर्ड में इनके आंसर्स पूछ लेगा, 1 लाइनर्स में। तो इस टॉपिक पे भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन ध्यान देने वाला है। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इम्पीरियलिज्म। अब नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म का टॉपिक देख लेते हैं। नेशनलिज्म का तो मतलब हम पता नहीं कितने चैप्टर से समझ ही रहे हैं कि नेशनलिज्म होता है क्या है, राष्ट्रवाद। अब इम्पीरियलिज्म क्या होता है? इम्पीरियलिज्म का मीनिंग होता है जब कोई आप पे अपना फोर्सफुली टेरिटरी अपनाना शुरू कर दे, मतलब कि टेरिटरी बनाना शुरू कर दे फोर्सफुली। अब देखो क्या होगा, एक रीजन था, देखो यूरोप में ही है ये बॉल्कन्स भी, ये आपका इटली है, ठीक इटली के साथ ये यूरोप का कुछ एरिया है, यहाँ पे फ्रांस है, ये फिर ब्रिटेन है, रशिया है, ऐसे करके बाकी एरियाज हैं फिर यहाँ पे। तो ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं बाल्टिक नेशन, या स्लाव्स बोलते थे इनको, ये वर्ड याद रखना, स्लाव्स, स्लेव्स नहीं है, स्लाव्स है। तो ये स्लाव नेशन किसको बोलते थे? इसमें 11 कंट्रीज थी, और इन 11 के 11 कंट्री में से 80% पे ओटोमन एम्पायर था। ओटोमन एम्पायर कौन था? एक मुस्लिम एम्पायर था जो कि टर्की पे रूल करता था, जिससे फ्रीडम लेगा ग्रीस। आपने इसी चैप्टर में पहले पढ़ा भी है ये। अभी करंट के उन जगहों के, इन 11 जगहों के नाम आपकी बुक्स में गिवन है, कुछ कुछ मैंने लिख दिए हैं, बल्गेरिया, अल्बेनिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, ये सब अजीब अजीब से ऐसे नाम है जैसे कोई वेपन हो जगह का नाम होने की जगह। तो इन सब, और टर्की भी इसी में इंक्लूडेड है इस वाले रीजन में। यहाँ कहीं पे टर्की है, फिर आपका यहाँ पे सऊदी अरेबिया है, फिर इसके नीचे यहाँ पे अफ्रीका है। बेटा वर्ल्ड मैप ना दिमाग में बिठा लो अपने, अगर आप एग्जामिनर को मजे लेने का मन कर गया ना, वर्ल्ड मैप में दे देगा, इटली लोकेट करने को, बॉल्कन्स रीजन लोकेट करने को हो जाएगी हालत खराब। तो वर्ल्ड मैप पे प्रैक्टिस करो। वर्ल्ड मैप हर बार आता है 2-3 नंबर का, या तो आपका वर्ल्ड मैप से आ जाएगा, नहीं तो आपका इंडिया से आ जाएगा, जैसे कि चंपारण लोकेट करो, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं मैपिंग में। और मैप आपको पता है कि कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का। फ्री फंड के 6 नंबर है, कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट याद कर लो, लैंड सॉइल का एरिया देख लो और 6 नंबर ले लो। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ऑटोमन एम्पायर, अब जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि सब क्या कर रहे हैं, अपना अपना फ्री हो रहे हैं और अपनी कंट्री को यूनाइट कर रहे हैं। तो ऐसा ही आइडिया ऑटोमन एम्पायर के दिमाग में भी आता है कि क्यों ना इन 11 के 11 कंट्रीज पे मैं रूल कर लूं। अब कोई पागल थोड़ी है कि बोलेगा आओ भाई मैं खाली बैठा हूं, मेरे पे रूल करो, तो रूल तो करने नहीं देंगे। तो ये 11 कंट्रीज जो थी ये भी अपने अंदर डेवलपमेंट की फीलिंग लाएंगे और ये अपना डेवलप होना शुरू कर देंगे। इसी बीच में आप देख रहे हो कि यहाँ से ना मैंने जो ये मैप बनाया है, यहाँ पे सारा सी एरिया है, ये पेनिनसुलर रीजन में पड़ता है बाल्टिक नेशन। मतलब कि ये जो 11 कंट्रीज हैं आपकी, ये है बाल्टिक नेशन में। ये स्लाव वाला स्टेट है, कहाँ पे? यूरोप में। यहाँ भी समुंदर, यहाँ भी समुंदर, यहाँ भी समुंदर। जैसे इंडिया पेनिनसुलर पे है वैसे ये भी पेनिनसुलर पे है, बाल्कन नेशंस। तो यहाँ से क्या था, ट्रेड और सी रूट बहुत जबरदस्त था। यहां से आप कहीं भी नेविगेट करके जा सकते थे। थोड़ी सी आगे चले, यहां से अमेरिका आ गया है, इधर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। थोड़ा सा इधर चल दिए, यहां आ गया इंडिया, ऐसे करके। और ये पूरे वर्ल्ड को ना यहाँ से कनेक्टिविटी कर सकते थे। तो जो सुप्रीम पावर थे, मतलब कि डैडी वाले नेशन, तो डैडी वाले नेशन हमारे कौन कौन से थे? रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और हंगरी।
अभी जर्मनी का भी इसमें देखना क्या हाल होगा, तो ये बाद में बताती हूँ। तो ये 5 नेशंस की भी ना नजर होगी यहाँ पे। अब जिसके पास ये चीज आ गई, मतलब कि बॉल्कन रीजन आ गया, स्लाव्स रीजन आ गया, वो पूरे वर्ल्ड पे कहीं पे भी ट्रेड कर सकता है। और यहाँ पे फाइनली देखते हैं कि रूल आता किसका है, कौन जीतता है बॉल्कन्स नेशन को। उसके बाद आगे चलेंगे तो बॉल्कन नेशंस में ना अपनी पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड चल रही थी कि हमें भी वोटिंग राइट्स चाहिए जैसे अदर कंट्रीज में है, लेकिन इनका वैसे ही बहुत बुरा हाल था। स्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, ये सब अजीब अजीब से देशों के नाम आते थे इसमें। और अभी आपने देखा भी होगा कुछ टाइम पहले सर्बिया में ये सब मार पिटाई और बहुत ज़्यादा हो गया था। तो वो एरिया भी, सर्बिया वाला भी इसी के आसपास आता है, सर्बिया टर्की वाला। और मैं अभी भी बता रही हूँ कि टर्की वाला रीजन भी इसी बॉल्कन्स रीजन में आता है। तो ये अपना पॉलिटिकल राइट की डिमांड कर रहे थे, लेकिन ये जो फादर नेशन सबके बने घूमते हैं, डैडी वाले नेशन, ये करने देंगे इन्हें? ऐसा नहीं, ये कर देंगे इस पे अटैक। किस पे करेंगे? बाल्टिक नेशंस पे करेंगे। और बाल्टिक नेशंस पे रूल कौन कर रहा है? ऑटोमन एम्पायर रूल कर रहा है। तो अब हो जाएगा, मेन कॉज हो जाएगा वर्ल्ड वॉर 1 का शुरू। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 आपका शुरू होगा। वर्ल्ड वॉर, अब वर्ल्ड वॉर 1 में क्या होगा? ये 5 कंट्रीज इस एरिया के लिए, बाल्टिक नेशन के लिए करने लगेंगी लड़ाई। और लड़ाई में जीतता कौन है? इंग्लैंड और रशिया जीतते हैं। ये दोनों भी ना बाद में जाके सबमर्ज हो जाएंगे इंग्लैंड में। और ये 3 फिर मेन पावर बचेंगी लड़ने वाली, रशिया, इंग्लैंड और जर्मनी। जर्मनी पे इस टाइम पे हिटलर का रूल होता है। तो हिटलर ना क्या करेगा कि खुद से ही इन पे जाके अटैक कर देगा कि कोई इनको अटैक ना करे, इसलिए यही सब पे अटैक करना शुरू कर देगा। हम जाके अमेरिका पे भी अटैक कर देता है, हर जगह अटैक कर देता है, जैसे कि पता नहीं क्या कर लेगा अटैक करके। उसके बाद वर्ल्ड वॉर आपका एंड हो जाता है 1918 1919 तक। तो इस टाइम पीरियड पे इंग्लैंड ऑटोमन एम्पायर पे पूरा कैप्चर कर लेती है। वहां का मैंने आपको बताया भी था, खलीफा, जब मैंने आपको खिलाफत मूवमेंट बताया था, तो खलीफा की पोस्ट हटा देगा वहां से और अपना रूलिंग स्टार्ट कर देगा इंग्लैंड। यहाँ पे कहाँ पे? बाल्टिक नेशन पे। तो इसी को इंपीरियलिज्म कहा गया है। जबरदस्ती किसी पे रूल करना शुरू कर देने को इंपीरियलिज्म का है। नेशनलिज्म कौन चाह रहे थे? वो बाल्टिक नेशंस चाह रहे थे, लेकिन उनको नेशनलिज्म नहीं मिला और इंपीरियलिज्म उनके ऊपर लागू हो गया था। अब तो फिलहाल सब फ्री स्टेट और फ्री कंट्रीज हैं, लेकिन ये चीज उस टाइम पे हो गई थी। और सारा वर्ल्ड वॉर का जो ब्लेम है वो आ जाता है आपके हिटलर पे। और उससे बचने के लिए और जर्मनी को खुद से बचाने के लिए हिटलर जो है इस वर्ल्ड वॉर के लोन से बचाने के लिए खुद को गोली मार लेता है। तो इससे जर्मनी के ऊपर का जो भी वो होता है टैक्सेस या जितना भी ब्लेम अमाउंट होता है वो सब हो जाता है रिमूव। और इस तरीके से इंग्लैंड और रशिया मिलके बाल्टिक नेशंस पे रूल करना शुरू कर देते हैं विद हेल्प ऑफ ऑस्ट्रिया और हंगरी। अब इसमें आपको मेन क्या चीज़ याद करनी है कि 1871 में एक तो बाल्टिक नेशन यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग शुरू हो गई थी, सबका यूनिफिकेशन शुरू हो गया था, तो बाल्टिक नेशंस भी यूनिफिकेशन चाहेंगे। उसके बाद ये 5 नेशन की भी नजर रहेगी। ऑटोमन एम्पायर भी चाहता होगा बाल्टिक नेशन, स्लाविक नेशंस पे रूल करना, और लेकिन कर नहीं पाएगा। एंड में रशिया और इंग्लैंड जो है बाल्टिक नेशन पे अपना रूल करना शुरू कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको किसी नए टॉपिक के साथ मिलती हूँ। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी और आप आगे कौन से चैप्टर या कौन से लेसन्स पढ़ना चाहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि हर एक नीडी और ज़रूरतमंद के पास हमारा ये वीडियो जाना चाहिए। थैंक यू।